दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। लेकिन आज की क्लास से पहले मैं कुछ आपको बता दूं, ये क्लास मैंने रिकॉर्ड करी है। मतलब ये जो चैप्टर है वो क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों मेरी तबीयत अभी बिल्कुल सही नहीं है, 3-4 दिन से मैं काफी बीमार हो रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि दोस्तों आपका लॉस हो, तो ये मैंने जो प्रीवियस क्लास है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं विद क्वेश्चंस। पूरा एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को कवर कराया है। तो आप लोग प्लीज 1-2 दिन एडजस्ट कर लीजिए। जैसे ही मेरी तबीयत सही होगी मैं आप लोगों की लाइव ले लूंगा। मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों कल से ही मैं ले लूं। आप तबीयत देख पा रहे हो, 3-4 दिन से मेरी बहुत वो है ना। तो दोस्तों रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का। और आपकी जो ग्रुप डी की सारी क्लासेज की टाइम है, रीजनिंग सुबह 9 बजे, जीके रात्रि 9 बजे, मैथ्स रात्रि 10 बजे। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल साइंस बाय नीरज सर से मिल जाएगी। और जनरल साइंस का फाउंडेशन बैच 2025 के सभी एग्जाम के लिए निर्माण बैच आप लोगों का शुरू हो चुका है। अगर आप चाहे तो कॉम्बो ले सकते हो, चारों सब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करके कोर्स वाले सेक्शन में आप लोग जब जाएंगे तो यहां पर निर्माण बैच कॉम्बो और जाके आप लोग बाय नाउ कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से मेहनत से आप लोग पढ़िएगा, बिल्कुल ईमानदारी से। मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड क्लास प्रोवाइड कराई है क्योंकि मेरी तबीयत दोस्तों बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस के माध्यम से शुरू करते हैं। चलिए, मानव में किस प्रकार का प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। पहले तो समझते हैं दोस्तों रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन क्या है। दोस्तों प्रजनन वह विधि है जिसके द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हिंदी में आप लोग बोलेंगे लैंगिक प्रजनन, और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हिंदी में बोलेंगे अलैंगिक प्रजनन। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? डिफरेंस क्या है? सेक्सुअल पेरेंट्स में 2 पेरेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट चाहिए होता है, पेरेंट 1 पेरेंट 2, फिर इनसे क्या होता है, बच्चा बनता है। जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना उसमें एक ही पेरेंट चाहिए होता है, उससे क्या बन जाता है, बच्चा बन जाता है, ऑफ स्प्रिंग बन जाता है, बच्चा बन जाता है। अब ह्यूमंस में आपको पता है मेल होता है, फीमेल होता है, फिर उनके माध्यम से बच्चे का जन्म होता है। तो ह्यूमंस में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। अलैंगिक प्रजनन निम्न में होता है, किसमें अलैंगिक प्रजनन होता है? तो आपको अभी भी मैंने बताया ह्यूमंस में तो नहीं होता क्योंकि यहां पर एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, मतलब 2 पेरेंट होते हैं, है ना, 2 जनक होते हैं, उनसे बच्चा बनता है। यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सिमिलरली दोस्तों डॉग में भी ऐसा ही होता है। बात करें दोस्तों हाइड्रा, ये एक एनिमल है, ये कैसे रिप्रोडक्शन करता है दोस्तों? दिखने में बिल्कुल ये ऐसा होता है, समुद्र में आप लोगों को मिलेगा। जैसे मान लो एक एनिमल है, इसमें छोटा सा कुछ दोस्तों डेवलप होगा, कली जैसा, बर्ड जैसा, और दोस्तों ये डेवलप हो के एक अलग हो जाएगा, यानी एक नया जीव बन गया। तो क्या यहां पर 2 पेरेंट की आवश्यकता पड़ी? क्या नहीं दोस्तों, केवल एक ही पेरेंट की आवश्यकता पड़ी। ऐसे आप लोगों को मेथड को बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो तरीका मैंने आपको बताया है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके को बोलते हैं बर्डिंग मेथड यानी मुकुलन विधि। दोस्तों अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, ठीक है। क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी तरीके होते हैं, पहले उसका ओवरव्यू दे दूं, फिर सबका एक एक क्वेश्चन करेंगे, बताए ओवरव्यू दे दूं। चलिए दोस्तों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे एक मेथड है फिजन, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं खंडन, है ना, एनसीईआरटी में इसको हिंदी में बोलते हैं खंडन। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोगों का। अब सर इस मेथड में क्या होता है, जो एक कोशी के जीव होते हैं ना, एक कोशी के जीव, वो इस मेथड से प्रजनन करते हैं। कोई कोई जीव होते हैं जो एक कोशिका से 2 कोशिका में टूट जाएंगे, बेसिकली एक एक्स्ट्रा बच्चा बन गया, ठीक है। और कोई कोई जीव होंगे जो एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं में टूट जाएंगे, यानी नए जीव बन गए। देखो कितने सारे, इसको बोलेंगे मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन। तो फिजन 2 प्रकार का होता है, एक तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। दोनों ही क्या है आपके, एक प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक प्रजनन है। दोस्तों एक तरीका होता है फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। सर इसमें क्या होता है, ओवरव्यू देता हूं। जैसे मान लो स्पाइरोगायरा, ये एक जीव है, क्या कौन सा जीव है ये दोस्तों? ये एक एल्गी है, ये एक शैवाल है। शैवाल किसको बोलते हो? ऐसे प्लांट जो बहुत सिंपल होते हैं, ना ही उसमें फूल पत्ती तना वगैरह कुछ भी नहीं पाया जाता, आपको पानी में मिलेंगे। तो दोस्तों जैसे मान लो ये स्पाइरोगायरा है ना,
पानी में है, जैसे पानी के फोर्स की वजह से दोस्तों ये अलग अलग पार्ट में टूट जाता है ये आप लोगों का। तो ये एक अलग जीव बन गया, ये एक अलग जीव बन गया, एक अलग जीव बन गया। इस मेथड को बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन मेथड, ठीक है। आइए, एक मेथड होता है बडिंग मेथड, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। एक होता है दोस्तों स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण। एक एक के बारे में बात करेंगे, भी सारे मेथड समझ लो कौन कौन से होते हैं। एक होता है दोस्तों आपका रीजनरेशन यानी पुनर्जनन, और एक होता है आप लोगों का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वानस्पतिक जनन, या हिंदी में आप लोग इसे एनसीईआरटी में दोस्तों इसको कायिक प्रवर्धन भी बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन, ठीक है। तो ये इतने सारे एसेक्सुअल मेथड है, एक एक के बारे में हम लोग बात करेंगे। आ जाओ, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो जो अमीबा है, ये जो जीव है, क्या ये एक कोशी के जीव है, ये दो कोशी के जीव है? सर ये एक कोशी के जीव है। तो एक कोशी के जीव कैसे प्रजनन करते हैं? दो मेथड से करते हैं। ये तो या तो बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन, एनसीईआरटी में खंडन बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन। तो दोस्तों अमीबा कैसे रिप्रोडक्शन करता है? दोस्तों अमीबा बेसिकली ये एक कोशी के जीव है। ये आप लोगों का क्या होता है, सेल डिवीजन से, कोशिका विभाजन से एक कोशिका इसके दो कोशिका में टूट जाती है, तो कुल मिला के एक नई कोशिका बन गई, एक नया अमीबा बन गया। तो इस मेथड को बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो एग्जाम में पूछा जाए अमीबा कैसे प्रजनन करता है, बाइनरी फिजन से। एनसीईआरटी में दोस्तों इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, बाइनरी फिजन इन अमीबा। देखो ये आपका एक कोशी के जीव था, अमीबा था, फाइनली इससे दो कोशिका बन गई, यानी एक तो थी एक एक्स्ट्रा बन गया अमीबा। दोस्तों इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या इससे कुछ जानकारी मिल रही है क्या? डायग्राम को ध्यान से देखो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आइए मैं आपको बताता हूं, शायद कुछ ही बच्चे होंगे जो इस डायग्राम को ढंग से देख पा रहे होंगे। बताओ क्या हो रहा है? देखो मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे मान लो ये अमीबा है, अमीबा एक कोशिका के जीव है, इसमें एक ही कोशिका पाई जाती है। कोशिका कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक? सर यूकैरियोटिक होती है। नहीं, कोशिका के बीच में न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा। सबसे पहले आप लोग क्या देख रहे हो, इसका जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस दो पार्ट में टूट रहा है। देखो न्यूक्लियस थोड़ा सा देखो बढ़ता जा रहा है, फिर न्यूक्लियस आपका दो पार्ट में टूटने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पर पहले, बहुत बढ़िया, पहले ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियस यानी केंद्रक टूट रहा है। पहले न्यूक्लियस यानी केंद्रक टूटता है, पहले न्यूक्लियस टूटता है, यह दो भागों में विभाजित होता है। फिर उसके बाद में जैसे दो भाग में हो जाएगा ना, इसका जो अंदर का साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य, वो भी अलग अलग हो जाएगा। कुछ कोशिका द्रव्य इसमें चला जाएगा, कुछ कोशिका द्रव्य। तो पहले न्यूक्लियस टूटता है, या पहले न्यूक्लियस केंद्रक का विभाजन होता है, और फिर किसका होता है? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चले आगे, बहुत बढ़िया दोस्तों। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों मैंने आपको बाइनरी फिजन का एक एग्जांपल बता दिया, क्या मल्टीपल फिजन का भी अभी ही बता दूं? तो चलिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि मल्टीपल फिजन से कौन रिप्रोडक्शन करता है? बहुखंडन से। मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन विधि से कौन प्रजनन करता है? बताओ, इसका एक एग्जांपल बताओ। तो एनसीईआरटी में चलते हैं। एनसीईआरटी में क्या बोला जा रहा है? प्लाज्मोडियम, जो कि एक सूक्ष्म जीव है, डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। तो ये आप लोगों का एक जीव है, पैरामीशियम। दोस्तों इसमें कोशिका विभाजन से बहुत सारी कोशिका बन जाएगी, यानी ये एक अलग जीव बन गया, ये एक अलग जीव बन गया, ये एक अलग जीव बन गया। ध्यान रख लोगे, कोई परेशानी तो नहीं होगी आपको? नहीं होगी। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताओ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्पाइरोगायरा कैसे प्रजनन करता है। अभी अभी मैंने बताया स्पाइरोगायरा एक एल्गी है, एक शैवाल है। कैसे प्रजनन करता है? ये भी एसेक्सुअल मेथड से ही करता है। कौन से एसेक्सुअल मेथड से? तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लो पानी में ये स्पाइरोगायरा है, वाटर के फोर्स की वजह से दोस्तों ये अलग अलग पार्ट में आप लोगों का टूट गया। एक फ्रेगमेंट ये रहा, एक फ्रेगमेंट ये रहा, एक फ्रेगमेंट ये रहा। फिर ये फ्रेगमेंट ग्रो करके आप लोगों का पूरा एक नया स्पाइरो बन गया, स्पाइरोगायरा बन गया। ये एक नया बन गया, ये एक नया बन गया। तो आप लोगों से, सॉरी, ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए स्पाइरोगायरा कैसे रिप्रोडक्शन करता है, आप लोग बोलोगे फ्रेगमेंटेशन मेथड से। इसे एनसीईआरटी में इसकी हिंदी जो लिखी गई है वो विखंडन लिखी गई है। आ गई बात समझ में? करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है? आ रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे।
क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मुकुलन किस में होता है या इस मेथड से रिप्रोडक्शन कौन करता है। तो मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था कि एक एनिमल है जिसका नाम है हाइड्रा। देखो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ भी है, बर्डिंग मेथड में मुकुलन विधि में एक एग्जांपल दिया हुआ है हाइड्रा। ये ऐसा दिखता है, आप लोगों को समुद्र में मिलेगा। तो इसमें दोस्तों ऐसा बर्ड जैसा, कली जैसा कुछ डेवलप हो जाएगा, कली जैसा, फिर डेवलप हो के देखो ये पूरा का पूरा एक नया जीव बन गया, फिर यहां से टूट जाता है ये। तो इस मेथड को बोलते हैं बर्डिंग मेथड, मुकुलन विधि। तो मुकुलन विधि से कौन प्रजनन करता है? हाइड्रा प्रजनन करता है। ठीक है। अब देखो दोस्तों इस ऑप्शन में दो और दिए हुए हैं, प्लेनेरिया जो कि एक जीव है, लीशमैनिया ये भी एक जीव है, इसकी वजह से हमको कालाजार डिजीज होती है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए प्लेनेरिया कैसे रिप्रोडक्शन करता है, प्रजनन कैसे करता है, लीशमैनिया कैसे करता है, तो बता सकते हैं क्या कोई? आइए मैं आपको बता दूं दोस्तों, लीशमैनिया भी कौन से मेथड से रिप्रोडक्शन करता है? बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन। बहुत बढ़िया। और अगर आप लोगों से पूछा जाए प्लेनेरिया ये किस मेथड से करता है? दोस्तों ये रीजनरेशन मेथड से करता है, पुनर्जनन विधि से करता है। अभी हम लोग समझेंगे रीजनरेशन मेथड क्या है। ठीक है, चलो सर अभी समझा दो ना, बाद में क्यों लेना। चलो देखिए दोस्तों, ये मान लो प्लेनेरिया है, ठीक है। इसका दोस्तों मान लो इसको 3 पार्ट में काट दिया गया, एक ये ऐसा कर दिया, ऐसे कर दिया, तो एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। दोस्तों कोई कोई जीव होते हैं जिनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो अपने आप को वापस रीजनरेट कर लेती है। जैसे ये ऊपर वाला जो जीव है ना, ये ऊपर वाला इसका सर, इससे पूरा का पूरा एक नया पूरा का पूरा जीव बन जाएगा। बीच वाले से ये ऊपर का पूरा पार्ट रीजनरेट कर लेगा, नीचे का पार्ट रीजनरेट कर लेगा, देखो नया जीव बन गया। इस नीचे के पार्ट से तो है ही, ऊपर का पार्ट पूरा रीजनरेट कर लेगा। तो अगर पूछा जाए प्लेनेरिया किस मेथड से रिप्रोडक्शन करता है, आप लोग बोलेंगे रीजनरेशन यानी पुनर्जनन। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज बताऊं, जब एनसीईआरटी आप लोग पढ़ोगे, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं आपको कवर कर रहा हूं। आप लोगों से एग्जाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है रीजनरेशन यानी पुनर्जनन विधि से कौन प्रजनन करता है। यहां पर लिखा हुआ है सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। ये जो है ना, जब इसको छोटे छोटे पार्ट में काट दोगे ना तो पूरे अलग अलग जीव बन जाएंगे। तो फिर क्वेश्चन आता है कि सर आपने अभी तो बताया हाइड्रा मेथड बर्डिंग मेथड से रिप्रोडक्शन करता है, मुकुलन विधि से। सर यहां पर आप बता रहे हो हाँ, हाइड्रा दोस्तों दोनों पार्ट से करता है, दोनों तरीके से करता है। अगर हाइड्रा की बॉडी को अगर ऐसे सिंपल पार्ट में काट दिया जाए तो ये पूरा रीजनरेट हो जाएगा, ये पूरा रीजनरेट हो जाएगा, ये पूरा रीजनरेट हो जाएगा। तो दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, बताए, अब गलती ना करें आप लोग, बताओ दोस्तों बाइनरी फिजन इस वाले मेथड से कौन रिप्रोडक्शन करता है? क्या इससे अमीबा करता है? क्या पी में आप लोगों का 1 से कनेक्ट कर दूं, आपको पता है। बर्डिंग मेथड से कौन करता है? हाइड्रा करता है, इसको मैं 2 से कनेक्ट कर दूं क्या। फ्रेगमेंटेशन से स्पाइरोगायरा करता है, इसको 3 से कनेक्ट कर दूं क्या। बात आती स्पोर फॉर्मेशन से कौन करता है? ये करता है या फिर ये करता है? देखिए दोस्तों राइजोपस जो है वो क्या है? एक फंगस है, एक कवक है ना, कवक। जैसे आप लोग देखते होंगे जब आप लोग ब्रेड को खुले पे रख देते हो, उस पे से ऐसे ग्रीन ग्रीन सा, ग्रे सा ऐसा कुछ बन जाता है कि उसमें, बताओ। तो उस पे वो ये राइजोपस फंगस ही आ जाता है, राइजोपस फंगस वहां पर ग्रो कर जाते हैं। उस पे कौन से फंगस आ जाते हैं? राइजोपस फंगस। तो इसीलिए इसे ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, है ना, ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। अब एक चीज मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जी सर समझाइए, आ जाओ। देखो सर ये स्पोर फॉर्मेशन मेथड होता क्या है पहले समझो। स्पोर फॉर्मेशन मेथड से ही ये जो राइजोपस है ना प्रजनन करता है। सर ये मेथड क्या होता है? जैसे जब आप लोग, ये ब्रेड है, ब्रेड को जब आप लोग रख दोगे कुछ समय के लिए, मतलब 1 दिन 2 दिन, तो इसमें देखना ऐसे कुछ फंगस पड़ जाता है इसमें, वो क्या होता है? राइजोपस ही होता है। तो जब राइजोपस को आप लोग इससे देखोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे, माइक्रोस्कोप से, कोई बात नहीं अभी ऑप्शन पे नजर मत डालो, पहले ये समझो। राइजोपस को जब माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो ये कुछ ऐसा नजर आता है। इसके ऊपर ऐसे फुटबॉल जैसा कुछ पाया जाता है जिसे आप लोग बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम बोलते हैं।
ये जो फुटबॉल जैसी है ना, वो एक धागे के ऊपर टिकी होती है। ये एक छोटी सी नलिका है धागे जैसी, उस पे पूरी टिकी हुई है। तो इस छोटा सा ये जो धागा जैसा है, ये नलिका जैसा जो है, इसे क्या बोलते हैं? हाइफे बोलते हैं। अब होता क्या है, इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पोर्स, हिंदी में बीजाणु। और जब इनको अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये फुटबॉल जो है वो फूट जाती है। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल से बाहर आके गिर जाएंगे और फिर वहां पर नया पूरा नया फंगस बन जाएगा। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो स्पोर फॉर्मेशन मेथड से कौन रिप्रोडक्शन करता है? राइजोपस करता है। तो P1Q2 सिंपल क्वेश्चन बन गया, P1Q2 R3S4 है ना, P1Q2 R3S4। यार ये होगा, सही बोल रहे हैं बच्चे की सर, ऑप्शन बैठा नहीं, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों से पूछा जाए सर यीस्ट क्या है, दोस्तों यीस्ट भी क्या है? एक फंगस है। देखो मैंने आपको बताया था जीवों के प्रजनन विधि में कि फंजाई किंगडम, कवक जगत के अंदर जितने भी जीव आएंगे उसको बोलेंगे फंगस। और फंजाई किंगडम के अंदर जो होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? ऐसे जीव जिनमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है, ऐसे जीव जो बहुकोशिकीय होते हैं, ऐसे जीव जो जिनके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ऐसे जीव जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। दोस्तों यीस्ट में सारी विशेषता पाई जाती है, बस एक को छोड़ के। ये मल्टी सेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर है। तो ये इकलौता ऐसा फंगस है, इकलौता ऐसा कवक है जो कि एक कोशिकीय है। अगर आपसे पूछा जाए सर यीस्ट मेथड भी क्या इसी स्पोर फॉर्मेशन मेथड से प्रजनन करता है क्या? नहीं दोस्तों, यीस्ट जो होता है ना, वो बर्डिंग मेथड यानी मुकुलन विधि से प्रजनन करता है। याद रख लोगे क्या? याद रख लोगे क्या? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। बताओ क्या बात है यार, सभी का आंसर आ रहा है। राइजोपस में नलिका वाली धागों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? जिसके सिर पर आप लोगों को स्पोरेंजिया मिलेगा, वो फुटबॉल मिलेगी, उसको क्या बोलते हैं? हाइफे बोलते हैं। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, ठीक है। ये इनको क्या बोलते हैं आप लोग? हाइफे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताओ। सॉरी, ब्रायोफाइलम किसकी सहायता से प्रजनन करता है? तो दोस्तों एक मेथड और होता है जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जिन प्लांट में फ्लावर होते हैं, फ्लावर, वो उसके फ्लावर के माध्यम से रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें जो किसके माध्यम से रिप्रोडक्शन करते हैं? अपने स्टेम, तने के माध्यम से, अपनी लीफ, पत्ती के माध्यम से, अपनी रूट यानी जड़ के माध्यम से। सर कैसे? इनमें कुछ कुछ प्लांट की स्टेम, लीफ, रूट में विशेषता होती है कि अगर उसके रूट को काट के कहीं पर लगाओ ना, तो पूरा का पूरा पौधा उग जाएगा। जैसे दोस्तों गुलाब का जो तना होता है, स्टेम कहीं पर काट के लगाते हो तो क्या पूरा का पूरा पौधा उग जाता है क्या? बताओ बताओ, आ रही है बात समझ में? सिमिलरली दोस्तों एक प्लांट है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम। दोस्तों इसकी जो लीफ होती है ना, पत्तियां जो होती है, पत्तियों के बीच में से स्लॉट्स होते हैं, बीच बीच में क्या होता है? ऐसे स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट है ना, जिसमें कुछ छोटी छोटी बड़ कली जैसी कुछ निकलती है। और दोस्तों ये कली जब गिरती है मिट्टी में तो नया पौधा उग जाता है। तो ब्रायोफाइलम किस मेथड से रिप्रोडक्शन करता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन मेथड क्या है? कुछ कुछ प्लांट होता है जहां पर इन तीनों के माध्यम से, मतलब किसी में स्टेम के माध्यम से, किसी लीफ में, किसी में रूट के माध्यम से प्रजनन हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली किसके माध्यम से करते हैं? अपने लीफ के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से। ठीक है, आगे बात समझ में? देखो दोस्तों, ये ब्रायोफाइलम की जो पत्तियां है ना, इसके ऐसे बड़ जैसा, कली जैसा कुछ निकलता है पत्तियों में से ही, और ये नीचे जब गिर जाता है तो पूरा का पूरा पौधा उग जाता है। सर कुछ और एग्जांपल बताओ। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को, स्वीट पोटैटो, ठीक है, जिसे आप लोग शकरकंद भी बोलते हैं, शकरकंद भी बोलते हैं। तो ये इसके रूट को काट के कहीं पर लगाओगे, पूरा का पूरा पौधा उग जाएगा। जैसे पोटैटो के प्लांट का जो स्टेम है ना, तना, कहीं पर लगाओगे पौधा उग जाएगा। अदरक के कहीं पर स्टेम लगाओगे, अदरक के पौधे की स्टेम जो खुद अदरक होती है, तो पूरा का पूरा पौधा उग जाएगा। आई बात समझ में? चलिए बताएंगे। सर ये किस क्लास की एनसीईआरटी बुक है? दोस्तों आपके क्लास 10 का जो चैप्टर है ना,
है ना, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव कैसे जनन करते हैं, उसकी ये पीडीएफ मैंने लगाई है, ठीक है। आ जाओ। कुछ पौधे अपनी जड़ों से भी नए पौधे पैदा कर सकते हैं, ऐसे पौधे का एक उदाहरण बताओ। तो मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को, स्वीट पोटैटो, शकरकंद की रूट काट के कहीं पर लगाओगे तो वो नया आप लोगों का पौधा बन जाएगा। अभी अभी बताया ना, इतनी जल्दी कैसे भूल गए, है ना, इतनी जल्दी कैसे भूल गए। चलिए आ जाओ। अब दोस्तों अभी हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे क्वेश्चन कर लिए, सारे मेथड पढ़ लिए। कौन कौन से होते हैं? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के करेंगे, लैंगिक प्रजनन के। लैंगिक प्रजनन किसको बोलते हैं? जहां पर दो पेरेंट से बच्चा बनता है। आई बात समझ में? अब मुझे एक चीज बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? सर डॉग्स में भी होता है, ह्यूमंस में भी होता है, शेर, शेरनी, मतलब मैक्सिमम में जितने मैमल्स हैं सब में ये होता है। लेकिन हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग केवल दो के बारे में पढ़ेंगे, एक तो ह्यूमंस के बारे में और दूसरा कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिनमें फ्लावर होता है ना, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सर सेक्सुअल का मतलब एक मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है? हाँ सर, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में कुछ जाएगा? हाँ ठीक है, टेंशन मत लो, आइए समझेंगे, आ जाओ। तो पहले ह्यूमंस के क्वेश्चन कर लेते हैं सारे। अंडे और शुक्राणु के संलयन को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपको पता है फीमेल बॉडी में प्रति महीने क्या बनता है? उनकी बॉडी में एग बनता है, और मेल की बॉडी में क्या बनते हैं? स्पर्म, शुक्राणु। एग भी एक प्रकार की कोशिका है, स्पर्म जो बनते हैं वो भी एक प्रकार की कोशिका है। लेकिन मेल की बॉडी से स्पर्म बाहर नहीं आ सकते, तो वो एक लिक्विड में घुल के आते हैं, उस लिक्विड को बोलते हैं सीमेन, यानी वीर्य। तो जब वीर्य फीमेल की बॉडी में जाता है तो इस वीर्य में बहुत सारे स्पर्म होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म होंगे, तो सब जाके अटैक करेंगे। तो कोई एक स्पर्म होगा जिसमें जाके जल्दी घुस जाएगा। तो जब एग में स्पर्म घुस जाता है या एग और स्पर्म जब मिल जाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। जैसे ये एग है, बहुत सारे स्पर्म आएंगे, कोई स्पर्म अंदर घुस नहीं पाएगा, तो एक स्पर्म आके जो पहले घुस जाएगा ना, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों आज है ना, मैं सही बता रहा हूं, इतना फीवर हो रहा है ना, मैं दवाई लेके क्लास ले रहा हूं आज। चलिए बताओ, एक मानव युग्मनज और एक मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात बताओ। देखिए दोस्तों, ये युग्मनज, ये जायगोट होता क्या है समझिए। जैसे फीमेल बॉडी में ये कोशिका है एग, मेल बॉडी की जो कोशिका है जिसे बोल रहे हो स्पर्म, ये दोनों बेसिकली मिलने वाले हैं। दोस्तों हमारे हर कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, लेकिन ये दो कोशिका ऐसी है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 46 नहीं होगी, केवल कैसी है? केवल 23 है, ठीक है। तो जब एग में जब स्पर्म घुसेगा तो एग थोड़ा मोटा होगा, एग थोड़ा पकेगा, देशी भाषा में बोलूं तो इसे बोलते हैं आप लोग एग का फर्टिलाइज होना, या आप लोग इसको बोल सकते हो फर्टिलाइज्ड एग, निषेचित अंडा। बेसिकली स्पर्म और एग मिलके ये जो बना उसे आप लोग फर्टिलाइज एग बोल रहे हो, निषेचित अंडा। इसे ही आप लोग और किस नाम से जानते हो? जायगोट के नाम से जानते हो, युग्मनज के नाम से जानते हो। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो जायगोट में क्रोमोसोम कितने हुए? 23 + 23, इसमें कितनी है? 46 क्रोमोसोम है। तो मानव युग्मनज में तो 46 हो गए, शुक्राणु में 23 हो गए, तो 46:23, 2:1 इसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, जैसे ये जायगोट है, फिर ये ही दोस्तों डेवलप हो के इसमें कोशिका विभाजन हो के बहुत सारी कोशिका और सारी बनके, कुछ लीवर बना लेगी, कुछ किडनी बना लेगी, तो पूरे 9 महीने में क्या बन जाता है? ये बच्चा बन जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, बताओ। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो आप, है ना, इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ दो। चलिए चलो बाकी कर लो, मैं सोच रहा था इसको बाद में कर लेंगे। पुरुषों में शुक्राणु और महिलाओं में अंडाणु बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, ध्यान से सुनो, स्पर्म और एग बनने की जो मिनिमम एज होती है ना, वो 11 से 18, मतलब इससे पहले नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये 11 से, किसी में 11 साल में, किसी में 12 साल में, किसी में ये। अगर पूछा जाए मेल में स्पर्म बनने की मैक्सिमम
एज क्या है, 60 से 65 तक बनते हैं, इसके बाद में नहीं बनते। फीमेल में एग बनने की जो मैक्सिमम एज होती है वो कितनी होती है, 50 वर्ष होती है। तो फिर उसके बाद में वो उनकी बॉडी में एग नहीं बनता। तो ये लास्ट टाइम जो एग बनता है या लास्ट टाइम जब पीरियड्स आते हैं इसको बोलते हैं मेनोपॉज। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो 11 से 18 वर्ष, ठीक है। ये ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज हो गया यार, इसको 6 करो, 6 to 18 है ना, तो हमारा फिर ये आंसर हो जाएगा। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मानव महिलाओं में निषेचन कहां पर होता है, फर्टिलाइजेशन होता कहां पर है, तो एग और स्पर्म मिलते कहां पर है, ये आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, फीमेल बॉडी में ये जो 2 ओवेरी होती है ना, जिसे हिंदी में अंडाशय बोलते हैं, यहां पर तो बनता है एग। तो एग जो बनता है वो ऑल्टरनेटिवली बनता है। अगर इस महीने एग इस वाली ओवेरी से बना तो अगले महीने इस वाली से बनेगा। फिर एग दोस्तों जब बन जाता है तो वो फिर इस ट्यूब, जैसे मान लेते हैं इस वाली ओवेरी में एग बना, तो एग बन के इस ट्यूब में आ जाता है। इस ट्यूब का नाम है फैलोपियन ट्यूब, या इसे हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं, डिंब वाहिनी भी बोलते हैं। तो ड्यूरिंग सेक्स जब इस सीमेन अंदर आता है वीर्य, तो उसमें बहुत सारे स्पर्म होते हैं। जिस साइड एग होता है ना, स्पर्म वहां की ओर अट्रैक्ट हो जाता है मैक्सिमम। तो यहां पर आपके फैलोपियन ट्यूब में ही स्पर्म और एग आपका मिलता है। तो जायगोट कहां पर बनता है, फैलोपियन ट्यूब में बनता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों एक चीज अब ध्यान रखिएगा, जैसे स्पर्म और एग मिलके ये बन गया जायगोट, तो जायगोट फिर कहां पर आ जाता है दोस्तों, ये क्या है, यहां पर यूटेरस है, गर्भाशय है। तो ये जायगोट आप लोगों का यहां से ट्रेवल कर करके इनकी वॉल पे आके इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है। और फिर अपने 9 महीने का समय वो यहीं पर गुजारता है। और कोशिका विभाजन हो के 9 महीने में क्या बन जाएगा, पूरा बच्चा बन जाएगा। क्लियर है क्या? अरे एक बच्चा बोल रहा है सर क्वेश्चन नंबर 6 का एक बार देख लो। क्या आप भी यार बार बार परेशान करते हो है। P1 बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, सही बोल रहे हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, और यही होगा क्यों, क्योंकि देखो बर्डिंग मेथड से हाइड्रा भी रिप्रोडक्शन करता है, और आपका मैं क्या बोल रहा था, P1 बर्डिंग मेथड से ईस्ट भी रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो Q5 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। R आप लोगों का 3 से हो जाएगा, बिल्कुल सही, बढ़िया। H4 से हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। B हो जाएगा आपका, है ना, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था। तो B भी हो जाएगा और C भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है। आपको पता है हाइड्रा जो होता है वो बर्डिंग मेथड से भी कर सकता है, और किससे कर सकता है, रीजनरेशन से भी कर सकता है। आ गई बात समझ में? चले आगे, चलिए आ जाओ, अब आ जाओ उस पे, आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है। आई बात समझ में? निषेचन कहां पर होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, बताइए। इधर देख लो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है? दोस्तों जब जायगोट डेवलप होगा भ्रूण बनेगा, फिर पूरे 9 महीने में वो उसको बच्चा बोल देंगे हम लोग। तो यार ये जो भ्रूण जब ग्रो कर रहा है तो उसको भी तो पोषक तत्व की आवश्यकता है। तो होता क्या है, देखो जो फीमेल बॉडी का जो यूटेरस होता है ना, गर्भाशय के अंदर एक टिश्यू बन जाता है, एक पार्ट बन जाता है जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। और प्लेसेंटा से एक दोस्तों एक नली कनेक्टेड होती है जिसे बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी भ्रूण नाल, जो कि क्या कर रही है, इस भ्रूण तक क्या लेके जा रही है, पोषक तत्व लेके जा रही है। तो प्लेसेंटा से जो पोषक तत्व होते हैं वो बच्चे तक जाते हैं, ऑक्सीजन जाती है, विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब बच्चे तक पहुंचते हैं। और बच्चे की बॉडी में जो वेस्ट बनता है ना, वो भी बेसिकली इसी से, प्लेसेंटा से मां की बॉडी में आ जाती है। फिर माता की बॉडी की किडनी वगैरह वो उसको निकाल देती है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन पोषक उत्तर के रूप में कार्य करता है? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा प्लेसेंटा, है ना, सही जो वर्ड रहेगा वो प्लेसेंटा रहेगा, प्लेसेंटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। कौन महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसको बोलोगे? फीमेल बॉडी के वो ऑर्गन्स का समूह जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। कौन कौन करता है बताओ जल्दी से। तो ओवेरी से बनता है एग,
तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। फिर दोस्तों फर्टिलाइजेशन हो रहा था कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा था। फिर स्पर्म और एग मिलके जो जायगोट बन रहा था वो फाइनली यूटेरस में, गर्भाशय में आके इंप्लांट हो जाता है, फिर यहीं पर बाकी का पूरा ग्रो करता है। यूटेरस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरेथ्रा से दोस्तों मूत्र बाहर आता है, इससे रिप्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फीमेल में यूरेथ्रा से केवल मूत्र बाहर आता है, उनके यूरेथ्रा का रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। देखो एक ओवेरी ये रही, एक ओवेरी ये रही। ओवेरी में जो एग बनता है अल्टीमेटली उस ट्यूब में चला जाता है जिसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फिर यहां से स्पर्म और एग मिलके आपके यहां पर यूटेरस में इंप्लांट हो जाता है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। अब बात करते हैं मेल बॉडी के ऑर्गन की। कौन मनुष्य में प्राथमिक यौन अंग है? दोस्तों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं? देखो मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है ना वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनता है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब इसमें एक तो कहलाता है प्राइमरी ऑर्गन और एक कहलाता है सेकेंडरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन उसको बोलते हैं, मेन चीज क्या है, स्पर्म का निर्माण। तो स्पर्म शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है। फिर फाइनली बाकी के ऑर्गन जो स्पर्म को आगे लेके जाते हैं उनको हम लोग बोल देंगे सेकेंडरी ऑर्गन। तो प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है? देखिए मेल बॉडी में ये जो टेस्टिस है ना, जैसे टेस्टिकल भी बोलते हैं, वृषण दो होती है, ये एक इस साइड और एक इस साइड। आप साइड व्यू से देख रहे हो इसलिए आपको एक ही नजर आ रही है। तो यहीं पर स्पर्म यानी शुक्राणु के निर्माण होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों से पूछा जाए टेस्टिस से बनने वाले स्पर्म यानी शुक्राणु स्टोर कहां पर रहता है, इसी के ऊपर क्या रहता है दोस्तों, ये एक पार्ट देख पा रहे हो जिसे बोलते हैं एपिडिडाइमस यानी अधिवृषण। यहां पर स्पर्म स्टोर रहते हैं। फिर स्पर्म इस नलिका के माध्यम से, इस नलिका को बोलते हैं वास डिफरेंस या इसे स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। स्पर्म डक्ट, शुक्र वाहिनी, शुक्र वाहिनी तो इस नलिका से ऊपर जाता है। अब देखो ध्यान समझो, ये रहा ब्लैडर, मूत्राशय, जहां पर आपका मूत्र स्टोर रहता है। इसी के जस्ट नीचे ग्लैंड पाई जाती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। दोस्तों इसी के ऊपर कुछ और पार्ट भी पाया जाता है जिसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, वीर्य पुट्टिका। तो वीर्य पुट्टिका से कुछ पदार्थ बनता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ पदार्थ बनता है, लिक्विड बनता है। तो जब स्पर्म में ये वाला पदार्थ जब मिल जाएगा तो स्पर्म प्लस दिस मिलके बन जाएगा सीमेन यानी वीर्य। और वीर्य दोस्तों इस नली से, ये नली का नाम क्या है, यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग, जिससे आपका मूत्र बाहर आता है, इसी से सीमेन यानी वीर्य भी बाहर आएगा। तो देखिए टेस्टिस जो है वो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जहां पर स्पर्म बन रहे हैं। फिर बाकी का जो कार्य है प्रोस्टेट के द्वारा, वास डिफरेंस के द्वारा, सेमिनल वेसिकल के द्वारा हो रहा है। तो ये आपका प्राइमरी ऑर्गन है, बाकी कितने हैं, सेकेंडरी ऑर्गन है। चलिए बताएंगे दोस्तों, बताइए। मैं 1 मिनट बैठ रहा हूं, आज मेरे फीवर हो रही है, बस 1 सेकेंड बताइए। बताएं प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में गलत कथन को चिन्हित करें, ठीक है। देखो अभी मैंने बताया प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, इसकी लोकेशन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों ये ब्लैडर, मूत्राशय, जहां पर मूत्र संग्रहित होता है उसके जस्ट नीचे होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो गलत कथन चुनना है दोस्तों, ये कथन तो बिल्कुल सही है। दोस्तों मैंने बताया था प्रोस्टेट ग्लैंड से भी कुछ पदार्थ बनता है जिसे आप लोग प्रोस्टेटिक फ्लूइड भी बोल सकते हो। बेसिकली ये जो पदार्थ इससे बनता है प्लस स्पर्म प्लस ये इधर ये छोटा सा पार्ट है सेमिनल वेसिकल, इससे जो पदार्थ बनता है ये सब मिलके वीर्य का निर्माण करता है। तो इससे जो पदार्थ बनता है वो पतलिया और दूधिया रंग का होता है क्या? बिल्कुल सर, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, ये जो पदार्थ बनता है ना वो बेसिक नेचर का है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ना कि अम्लीय प्रकृति का होता है। और इसका कार्य क्या है, स्पर्म को थोड़ा जल्दी ट्रेवल करवाना, स्पर्म को गतिशीलता प्रदान करना। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे बताओ, जो आपका सीमेन है, वीर्य है, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला पदार्थ शामिल है? दोस्तों एक्चुअली में ये स्पर्म जाते कहां पर है? अगर रिप्रोडक्शन करना है तो फीमेल बॉडी में जाते हैं, उनकी वजाइना में जाते हैं, उनकी योनि में जाते हैं। दोस्तों वहां पर अगर ऑलरेडी एसिडिक मीडियम होता है,
अम्लीय माध्यम होता है, तो जैसे वहां पर स्पर्म अंदर एंटर करेंगे ना तो वो वहीं पर खत्म हो जाएंगे या आगे नहीं जा पाएंगे। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये यूरेथ्रा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला जो पदार्थ है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जो कि वजाइना, योनि के अंदर जो अम्लीय माध्यम है उसको कम करे, उसको क्षारीय में कन्वर्ट करे, जिससे स्पर्म वहां पर खत्म ना हो। आ गई बात समझ में? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आप लोगों को गलत दिया हुआ है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पुरुषों में स्पर्म फॉर्मेशन की मैक्सिमम एज कहां तक होता है? 60 से 65 साल। इसमें नहीं होंगे करेक्ट, इसके बाद करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस जो होती है इसकी लंबाई भी ध्यान रखिए। अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर। अगर आपसे चौड़ाई पूछी जाए, ये चौड़ाई, तो आप लोग बोलोगे 2 से 3 सेंटीमीटर। और इसकी शेप पूछी जाए तो ओवल। अब ध्यान रखिएगा, जो टेस्टिस होती है वो मेल बॉडी के अंदर नहीं होती है, मेल बॉडी के बाहर होती है। एक थैलीनुमा आकृति में होती है, 2 थैली में होती है, जिसे बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम, और हिंदी में अंडकोश। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर ये बाहर क्यों है, दोस्तों हमारी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है, या फिर आप लोग बोल सकते हो 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर आप लोग चाहते हो टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, काफी ज्यादा है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, है ना। लगभग मान लो 35 के आसपास होना चाहिए, 34.5 के आसपास होना चाहिए। तो अगर ये अंदर होते तो कभी स्पर्म का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाता। इसलिए दोस्तों ये हमारी बॉडी के बाहर होते हैं। चलिए बताएंगे, नर प्रजनन तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी। पूरे मेल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से ऑर्गन, किसका क्या कार्य है, बताओ बताओ। तो इसको आप लोग बोलते हैं, इस ब्रांच को, एंड्रोलॉजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जैसे कभी हॉस्पिटल में जाओगे, अलग अलग लगे रहते हैं ना कि ये कार्डियोलॉजिस्ट ये अवेलेबल है हमारे पास में, नेफ्रोलॉजिस्ट ये है, यूरोलॉजिस्ट ये है, तो वहां पर आप लोगों को एंड्रोलॉजिस्ट भी मिल जाएंगे। जैसे अगर कुछ समस्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित, कुछ भी समस्या हो तो आप लोग एंड्रोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। चलिए बताएंगे, बताओ। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग मैंने अभी बताया। मूत्र कहां से निकलता है मेल बॉडी में? यूरेथ्रा नली से बाहर निकलता है, और उसी से क्या निकलेगा? सीमेन, वीर्य भी बाहर निकलेंगे, उसी से स्पर्म भी बाहर निकलेंगे। तो उस नली का नाम क्या है? यूरेथ्रा है। देखो ये वाली नली आप लोगों की, ये वाली नली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, बताए। दोस्तों अगर किसी को क्रिप्टोचिडिज्म ये कंडीशन है, ये प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या, ये प्रॉब्लम क्या है, इस कंडीशन में होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, जब भी किसी लड़के का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी जो टेस्टिस होती है ना, वृषण, वो बाहर स्क्रोटम में नहीं होती, अंदर थोड़ा पेट की साइड होती है। फिर धीरे 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 दोस्तों उतर के वो अपने स्क्रोटम में आती है, धीरे धीरे उतर के वो नीचे आती है। लेकिन दोस्तों किसी वजह से दोस्तों नीचे उतर ही नहीं पाई है, स्क्रोटम में आ ही नहीं पाई, ऊपर ही रह गई, तो इस कंडीशन को आप लोग बोलेंगे क्रिप्टोचिडिज्म। तो यहां पर जो वृषण होता है ना, वो अंड कोश में नहीं उतरते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में? आ गई? चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दोस्तों स्पर्म कहां पर स्टोर होता है? बताओ स्पर्म कहां पर स्टोर होते हैं? तो मैंने बताया टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं वो इसी के ऊपर एक पार्ट होता है, एपिडिडाइमस अधिवृषण, यहां पर स्टोर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताओ। कौन सी कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है? बताएंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। तो देखिए दोस्तों मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। आपको मैंने बताया था टेस्टिस ग्लैंड, ये ग्लैंड भी है, क्यों? क्योंकि इससे क्या बनते हैं, कुछ पदार्थ बनते हैं, हार्मोन बनता है, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो बन रहा था वो इसी टेस्टिस ग्लैंड से बन रहा था। अब इस टेस्टिस ग्लैंड में तो स्पर्म का भी फॉर्मेशन हो रहा है,
ये क्या चक्कर है दोस्तों, टेस्टिस ग्लैंड में अलग अलग प्रकार की कोशिका पाई जाती है। जैसे एक होती है जर्म सेल, इसका कार्य क्या होता है, इनसे होता है स्पर्म का फॉर्मेशन, और स्पर्म के फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजोनिया, ठीक है, शुक्राणु जनन। दोस्तों इसमें कुछ और कोशिका होती है जिसका नाम है सर्टोली सेल, जो कि इनको पोषक तत्व प्रदान करती है, किनको, स्पर्म को। और दोस्तों कुछ आपकी कोशिका और होती है जिसका नाम है लैडिंग सेल्स। ये जो लैडिंग सेल्स होती है ये क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। शुक्राणु के परिवहन के लिए पुरुष प्रजनन तंत्र में अंगों का सही क्रम क्या है, पहले कहां पर जाएंगे फिर कहां पर जाएंगे, बताओ क्या है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो स्पर्म होते हैं वो टेस्टिस में बनते हैं या टेस्टिकल में बनते हैं, वृषण में बनते हैं। फिर इस नली जिसे आप लोग वास डिफरेंस बोलते हैं या स्पर्म डक्ट बोलते हैं, शुक्र वाहिनी बोलते हैं, यहां से ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले टेस्टिस, टेस्टिस के बाद में वास डिफरेंस, और फिर फाइनली बॉडी में बाहर कैसे निकलेंगे, बॉडी से बाहर कैसे निकलेंगे, इस नली से निकलेंगे जिसे यूरेथ्रा बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएं, सिंपल क्वेश्चन है। वृषण से निकलने वाली वाहिनी की एक जोड़ी, मतलब जो कैरी कर रही है स्पर्म को, जो स्पर्म को लेके जा रही है, उस नलिका का नाम क्या है, अभी भी मैंने बताया वास डिफरेंस। बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब मेल और फीमेल के बारे में सब समझ लिए, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है, सब समझ लिए। अब दोस्तों रिप्रोडक्शन रोके कैसे, प्रेगनेंसी से बचा कैसे जाए, अब उसके क्वेश्चन करते हैं। कौन सा गर्भ निरोधक है, यानी किसके माध्यम से प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। देखिए दोस्तों प्रेगनेंसी से बचने के अलग अलग मेथड है। जैसे एक है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में किसे बोलते हैं, जहां पर आप लोग बीच में कोई बैरियर लगा दो जिससे स्पर्म अंदर फीमेल बॉडी में नहीं जा पाए, या स्पर्म और एग नहीं मिल पाए, दोनों के बीच में बैरियर लगा दिया। तो कॉन्डोम जो है वो एक बैरियर मेथड का एग्जांपल है। डायफ्राम भी एक बैरियर मेथड का एग्जांपल है। जैसे मेल बॉडी में लगते हैं कॉन्डोम, वैसे फीमेल बॉडी में अंदर डायफ्राम लगते हैं, है ना, कैप जैसा होता है, फीमेल बॉडी की वजाइना में लगता है जो स्पर्म को अंदर नहीं जाने देता, ठीक है। कॉपर टी की बात करी जाए दोस्तों, एक मेथड तो मैंने बता दिया बैरियर मेथड। एक होता है आईयूडी डिवाइसेज, यानी कुछ डिवाइसेज होती है जो कि यूटेरस के अंदर रखी जाती है, ऐसी डिवाइस को बोलते हैं इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, यानी यूटेरस के अंदर रखी जाने वाली डिवाइस। तो जैसे कॉपर टी है ना, ये बेसिकली ऐसा टी शेप का होता है, कॉपर के वायर का बना होता है। तो ये क्या करता है, कॉपर आयन रिलीज करता है, कॉपर के आयन। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए फीमेल बॉडी की वजाइना है समझो, तो जब स्पर्म अंदर जाएंगे, शुक्राणु अंदर जाएंगे, तो यहां पर बहुत ज्यादा कॉपर के आयन्स होंगे जो इस स्पर्म को खत्म कर देंगे या उसकी ताकत को बिल्कुल कम कर देंगे, जो आगे तक पहुंच ही नहीं पाए। दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, सीरियसली आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्राउड ऑफ यू आप सभी का। कई क्लास आज से 2-3 साल पहले ऐसे होता था कि जब मैं पढ़ाता था ना, ये बच्चे हंसते रहते थे, लेकिन आप सभी इतने शानदार बच्चे हैं, इतने पढ़ने वाले हैं, ये चीज़ को आपने प्रूफ कर दिया कि क्लास में सारा ध्यान है ना आप लोग पढ़ाई में दे रहे हो। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बस यही चीज़ है, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे हो, आप एक अच्छे परिवार से आते हो, आप सारी चीज़ें हैं, आपको पता है गुरुजी हमको किसी से कुछ मतलब नहीं है, हंसी मजाक से, हंसी मजाक चलेगा नॉर्मल, लेकिन गुरुजी पहला उद्देश्य है सिलेक्शन लेना। तो बहुत आप सभी उसी लिए मेहनत करो, तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताओ ये आईयूसीडी, आईयूडी तो सुना था सर, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, ये आईयूसीडी क्या है, आईयूसीडी का मतलब क्या है, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, मतलब जो गर्भ धारण से बचाए। तो ये बेसिकली एक प्रकार की क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन है, ये एक प्रकार के गर्भ निरोधक है ये, है ना। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे अभी मैंने बताया ना कॉपर टी, इसका एग्जांपल देखो इस प्रकार से होती है, ये जो टी शेप की देख पा रहे हो ना, तो अंदर जैसे स्पर्म जाएंगे ना, ये स्पर्म की ताकत को खत्म कर देते हैं, स्पर्म को मार देते हैं यहीं पर। आ जाओ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वर्क बाय स्टॉपिंग। दोस्तों कुछ फीमेल्स टैबलेट्स भी लेती है जिसे पिल्स बोलते हैं प्रेगनेंसी से बचने के लिए। एक्चुअली में पिल्स कार्य कैसे करती है,
दोस्तों इन पिल्स में क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। तो जैसे ही ये लोगे तो उनकी बॉडी में हार्मोन का इनबैलेंस हो जाएगा। बेसिकली काम कैसे करती है पिल्स, ये जो ओवेरी है ना, अंडाशय, इनसे क्या बनता है, एग बनता है। और एग बनके अल्टीमेटली कहां पर जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है। तो इन टैबलेट को कंज्यूम करने से जो एग जब बनके इधर जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्जन। तो फिर उससे ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, मतलब एग यहां पर आएगा ही नहीं। तो अगर अंदर स्पर्म भी आ गया, शुक्राणु भी आ गए, तो वो एग और स्पर्म जाके मिलेंगे ही नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो बेसिकली क्या चीज रोक रहे हैं, ये ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। थोड़ा सा डाउट आ रहा है क्वेश्चन पे, एनसीईआरटी पे चलते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलती है, अनादर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस। एक और मेथड है प्रेगनेंसी से बचने का, क्या, हार्मोनल इंबैलेंस। हार्मोन को ही कंफ्यूज कर दो, so that the eggs are not released and fertilization cannot occur, जिससे एग ही रिलीज ना हो, ओव्यूलेशन ही ना हो और फर्टिलाइजेशन ही ना हो। ऐसी दवाइयों को हम लोग पिल्स के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज, मैं आपको थोड़ी सी सलाह दूंगा, चाहे आप यहां पर मेरी बहनें बैठी हो, कुछ भी, छोटे भाई, बड़े बहन, छोटे भाई, जब भी देखो यहां पर मैक्सिमम एज ऐसे भी है जिनके खुद के बच्चे भी है क्लास में, है ना, ऐसे भी है, कुछ ऐसे हैं जो सर अभी तैयारी कर रहे हैं, बाद में शादी होगी। लेकिन इस चीज का आप लोग कभी भी कंजम्पशन ना करें। ये जो पिल्स वगैरह मैं आपको बोल रहा हूं, जिंदगी खराब हो जाएगी, कभी जीवन में वापस बच्चा नहीं होगा, आप ये मान के चलो, ठीक है। तो इतने इसके साइड इफेक्ट्स इन टैबलेट्स वगैरह के, आपने कभी केस सुना भी होगा, तो बहुत साइड इफेक्ट है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी ऐसी चीजें कंज्यूम ना करें, ना ही आपके कोई मित्र वगैरह है तो उनको ऐसे सलाह दे कि भैया ये चीजें कभी नहीं करनी है, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्भ निरोधक के बाधा विधि का उदाहरण है, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब क्या है, बीच में आपने कुछ लगा दिया। कॉन्डोम इसका एग्जाम्पल हो गया, डायफ्राम इसका एग्जाम्पल हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर एग्जाम में पूछा जाए जो ओरल पिल्स होती है, गोलियां, ये किस टाइप का एक मेथड है, तो आप लोग बोलोगे कि सर ये हार्मोनल मेथड है, ये हार्मोनल मेथड है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए वेसेक्टोमी, नसबंदी, ये किस प्रकार का मेथड है, तो दोस्तों एक मेथड और होता है सर्जिकल मेथड, यानी आपने बॉडी में कुछ सर्जरी करा के, कुछ ऑपरेशन करा के रोक रहे हो। तो मेल में तो क्या होता है, मैं आपको बता दूं, मेल में जो ये दो टेस्टिस थी ना, टेस्टिस से जो जा रही थी वास डिफरेंस, इस वास डिफरेंस को कटक कटक काट दिया, जो कि स्पर्म जाके आगे, मतलब बाहर निकलेगा ही नहीं स्पर्म। सीमेन तो निकलेगा, वीर्य तो निकलेगा, और पदार्थ तो बन रहा है, लेकिन उसमें स्पर्म है नहीं। मतलब ये मानो बंदूक चल रही है लेकिन गोली नहीं है। आगे बात समझ में, तो इसमें ये वास डिफरेंस को काट दिया जाता है, तो इसे बोलते हैं वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी ये बेसिकली पुरुष में होती है, क्योंकि पुरुष में तो होती है वास डिफरेंस, तो इसे आप लोग बोलेंगे पुरुष नसबंदी। फीमेल में क्या होता है सर, फीमेल में भी बता दीजिए। दोस्तों ये जो ओवेरी है ना, अंडाशय, अंडाशय में जो एग बनता है अल्टीमेटली इस नली में आ जाता है, जिसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, और यहीं पर स्पर्म और एग मिलते हैं। तो इसको काट दो, जिससे एग और स्पर्म आपस में मिल ही नहीं पाए, या एग आगे जा ही नहीं पाए। तो इसको बोलते हैं महिला नसबंदी, और महिला नसबंदी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। बेसिकली उनकी ट्यूब को काट दिया, ठीक है। इससे वी से ध्यान रखेंगे, वास डिफरेंस को काट दिया जो पुरुषों में होती है, टी से ध्यान रखेंगे फैलोपियन ट्यूब को काट दिया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चलो बताओ, मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या होते हैं, क्या होता है। दोस्तों आपको पता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है। साइकिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार होती है। तो ये होती है 28 से 29 डेज की। सर होती क्या है, समझाओ मुझे, आइए समझाते हैं। दोस्तों आपको पता है फीमेल बॉडी में उनकी वजाइना यानी योनि से हर महीने ब्लीडिंग होती है, आपको पता है। पता है जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई उसको आप लोग मान लीजिए फर्स्ट डे। आगे मेरी बात समझ में, फर्स्ट डे, फिर ये 7 से 8 दिन तक रहती है ब्लीडिंग, फिर आप लोगों के वापस 28-29 डेज तक। सर इसको फिर 28-29 डेज क्यों बोला है अभी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो।
ठीक है। तो 7 से 8 दिन ब्लीडिंग होती है, फिर 9 से 10, 11, 12 दिन कुछ और होता है, 14, 15, 16, 18 दिन कुछ और होता है, 24, 25, 26, 27 दिन कुछ और होता है, 28, 29 कुछ और होता है, फिर वापस ये सेम प्रोसेस आपका रिपीट हो जाता है। अब सर होता क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो फीमेल बॉडी में ये जो यूटेरस है, गर्भाशय है, आप मुझे बताओ क्या गर्भाशय के अंदर ही तो बच्चा जो है वो ग्रो करेगा, 9 महीने का समय निकालेगा? तो फीमेल की बॉडी हर महीने अपने गर्भाशय की वॉल, या फीमेल की बॉडी हर महीने यूटेरस को तैयार रखती है कि यार मैं इस महीने प्रेग्नेंट होंगी, तो यूटेरस की वॉल स्ट्रांग होनी चाहिए जिससे बच्चे को होल्ड किया जा सके। आई बात समझ में? तो दोस्तों यूटेरस के अंदर क्या होती है, कुछ एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है। लेकिन जब कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं होती है तो ये जो लेयर बनी वो किसी काम की थी क्या? थी क्या? नहीं। तो वो शेड होना स्टार्ट हो जाती है, ब्लीडिंग के रूप में वो बाहर निकलती है। ठीक है। तो ये 1 से 7 दिन ये घटना होती है, फिर उसके बाद में वापस आपके ओवेरी के अंदर एग निर्माण की प्रक्रिया होगी, फिर एग से ये होगा, फिर ये पूरी 28-29 डेज की चलती है। ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या गर्भाशय की परत गिर जाती है क्या? यूटेरियल लाइनिंग जो होती है गर्भाशय की परत क्या फेड हो जाती है क्या? झड़ जाती है क्या? बताओ। बिल्कुल। चलो, एक महिला में प्रजनन की क्षमता किसके बाद खत्म हो जाती है? जो लास्ट पीरियड्स आते हैं ना, लास्ट, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज, लास्ट पीरियड्स आ रहा है, मतलब लास्ट टाइम एग बन रहा है, लास्ट टाइम आपका यूटेरस की वॉल जो है वो मोटी हो रही है, ये लास्ट टाइम हो रहा है। उसके बाद में कभी भी यूटेरस की वॉल मोटी नहीं होगी। मोटी नहीं होगी तो झड़ेगी कैसे? ठीक है। फिर पीरियड्स कैसे आएंगे? तो यूटेरस की वॉल जब मोटी नहीं होगी तो बच्चा संभल ही नहीं सकता, अंदर प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती वो। ठीक है। चले आगे, आ जाओ। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, थोड़े से प्लांट्स की बात कर लेते हैं। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो जिन प्लांट्स में फ्लावर होते हैं बेसिकली वो फ्लावर के माध्यम से रिप्रोडक्शन करते हैं और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं बताएंगे। फल किससे बनते हैं? आ जाइए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिन प्लांट में फ्लावर्स होते हैं वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। फ्लावर का डायग्राम देखो दोस्तों, ये फ्लावर का बीच वाला जो पार्ट है ना, ये होता है फीमेल पार्ट जिसे बोलते हैं पिस्टिल, या जिसे बोलते हैं कार्पेल, या जिसे हिंदी में स्त्री केसर बोलते हैं। क्लियर है? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें जो सबसे ऊपर वाला एक चिपचिपी सा पार्ट होता है जिसे बोलते हैं स्टिग्मा, हिंदी में वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। इसके बीच में ये नली जैसा कुछ पार्ट है, इसे बोलेंगे स्टाइल, हिंदी में बोलेंगे वर्तिका। और लास्ट वाला जो पार्ट है इसे बोलेंगे ओवेरी यानी अंडाशय। ध्यान रखोगे क्या दोस्तों? इस ओवेरी के अंदर छोटे छोटे मोतियों जैसा कुछ होता है जिसे आप लोग बोलते हैं क्या? ओव्यूल, हिंदी में बीजांड। ध्यान से समझ लो, मैं यहीं पर बताता हूं जिन प्लांट में फ्लावर होते हैं वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, जो ये आप देख पा रहे हो ना, ये पूरा का पूरा है मेल पार्ट। तो पूरे के पूरे ये मेल पार्ट को बोलते हैं स्टेमेन यानी पुंकेसर। मेल पार्ट का जो ये बिल्कुल टॉप वाला पार्ट है, टॉप वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं एंथर यानी परागकोश। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो एक्चुअली में इस एंथर में छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं जो कि फीमेल पार्ट में जाएंगे। जैसे मेल बॉडी से स्पर्म फीमेल पार्ट में जाते हैं, वैसे ही फ्लावर से कुछ पार्ट इसमें जाएंगे। इस पार्ट को बोलते हैं पोलेन ग्रेन, और हिंदी में आप लोग इसे बोलते हैं परागकण। ठीक है, जो कि अल्टीमेटली फीमेल पार्ट में जाएंगे। तो ये फीमेल पार्ट का जो सबसे ऊपर चिपचिपा पार्ट है इसको अपने से चिपका लेगा, फिर ये अंदर आएगा। तो जैसे ही ओवेरी के अंदर एंटर करेंगे ना, ये इस ओव्यूल को क्या कर देंगे? फर्टिलाइज कर देंगे। बेसिकली जो ओव्यूल के ये जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल बेसिकली एग है, अंडे हैं, ये मानो आप। तो इसको फर्टिलाइज कर देंगे। तो ये ओवेरी थी, तो ओवेरी भी पकेगी। तो ओवेरी के पकने से तो बनता है फ्रूट यानी फल, और इसके अंदर जो ये ओव्यूल होते हैं इसके पकने से बनते हैं बीज यानी सीड। फिर इस बीज को कहीं पर डाल दो, नया पौधा उग जाएगा, रिप्रोडक्शन हो गया। आगे बात समझ में? तो क्वेश्चन ये है, फल किससे बनते हैं? ओवेरी के पकने से ही फल बनते हैं, और ओव्यूल के पकने से क्या बनते हैं? सीड यानी बीज। चलिए बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक लिंगी फूल पैदा करता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर रिप्रोड्यूस करता है? देखिए दोस्तों,
कुछ कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, दोनों एक ही फ्लावर में होता है, जैसा अभी मैंने पहले बताया आपको इससे पिछले वाले में। तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, द्विलिंगी पुष्प। कोई कोई फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर में या तो मेल पार्ट मिलेगा या फीमेल पार्ट मिलेगा। बेसिकली मेल पार्ट वाला फ्लावर और फीमेल पार्ट वाला अलग होता है। तो एग्जांपल बताओ दोस्तों, एग्जांपल आप वो ध्यान रख लो जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। देखो यूनिसेक्सुअल के दो एग्जांपल दिए हुए हैं, पपाया और वाटरमेलन। तो आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एक लिंगी का ना, तो पपाया और वाटरमेलन, ऑप्शन नंबर बी। दूसरी बात, आप बाइसेक्सुअल द्विलिंगी के दो एग्जांपल आप लोग ध्यान रखिएगा, एक तो हिबिस्कस और एक मस्टर्ड। मस्टर्ड बोलते हैं सरसों, तो सरसों का जो फूल होता है ना, इसमें मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। हिबिस्कस का ध्यान रखो, गुड़हल, गुड़हल का जो फूल होता है ना, इसमें मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। तो ये दो एग्जांपल ध्यान रखिएगा। चलो देखते हैं किसको एग्जांपल याद है। देखो ग्रुप डी में पूछ लिया है, गुड़हल पौधे का फूल कैसा है सर, इसमें मेल भी है फीमेल भी है, तो बताओ ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। आ गई बात समझ में? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड। दोस्तों मैंने आपको बताया ना, मेल पार्ट से पोलिन ग्रेन परागकण फीमेल पार्ट में जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, परागण। तो ये हवा के माध्यम से भी हो सकता है पानी के माध्यम से हो सकता है कोई तितली उठा के यहां पर डाल जाए। तो इस आधार पे इनके अलग अलग नाम है। आइए मैं आपको बताता हूं दोस्तों। अगर विंड के माध्यम से हो रहा है तो इसे बोलते हैं एनिमोफिली, ठीक है, एनिमोफिली, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगर कोई कीट ये काम कर रहा है तो इसको बोलते हैं एंटोमोफिली। अगर पानी के माध्यम से हो रहा है तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफिली, और कोई पक्षी के माध्यम से हो रहा है तो इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। चारों ध्यान रखो, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताओ, कौन क्रॉस परागण के लिए परागण एजेंट नहीं है, मतलब किसके माध्यम से परागण नहीं हो सकता? पानी के माध्यम से हो सकता है, हवा के माध्यम से हो सकता है, कोई एनिमल, इंसेक्ट भी तो एक प्रकार का एनिमल है, वो ये कर दे, पौधे खुद थोड़ी करेंगे यार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, हम पौधों में प्लूमिल कहां पा सकते हैं? देखिए दोस्तों, आपको पता है जो आपको सीड मिलते हैं, सीड को कहीं पर डालते हो, पूरा का पूरा क्या बन जाता है? पौधा बन जाता है ना। तो जब उस सीड का स्ट्रक्चर देखोगे, आइए मैं आपको समझाता हूं। सीड का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बताया था। ये सीड में दोस्तों ये पार्ट है जिसे बोलेंगे बेबी प्लांट, छोटा सा पौधा होता है इसके अंदर, जो कि अल्टीमेटली जाके बड़ा पौधा बनेगा। तो इसका जो टॉप वाला पार्ट है इसे बोलते हैं प्लूमिल, हिंदी में मूलांकुर, ठीक है। जिससे बेसिकली भाई देखो पूरा का पूरा पौधा बनता है। पौधे के मिट्टी के नीचे जो भी पार्ट होता है उसको बोलते हैं पूरा का पूरा रूट सिस्टम, और मिट्टी के ऊपर जो भी होता है तना पत्तियां सब आता है उसमें, तो उसको बोलेंगे शूट सिस्टम। तो ये जो प्लूमिल से क्या बनता है, ये फ्यूचर शूट है, यानी फ्यूचर में जाके इसी से पत्ती या तने वगैरह बनेगी। और ये जो नीचे रेडिकल है मूल, जिसे बोलते हैं आप लोग, नहीं मूलांकुर ये होगा, प्रांकुर होगा ये। दोस्तों हिंदी गलत लिख दी मैंने, प्लूमिल को बोलेंगे प्रांकुर, प्रांकुर, और ये मूलांकुर। तो इससे क्या बनेगी? रूट बनेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको प्लूमिल मिलता कहां पर है? सीड में, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चले आगे बताओ। पौधों में बीज में भ्रूण होता है, यानी बेबी प्लांट होता है, जिससे पूरा का पूरा पौधा बनेगा, जो उचित परिस्थितियों में अंकुर में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया को, मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहा है, जब बीज होता है ना, बीज जो डालते हैं उससे फिर धीरे धीरे पौधा बनता है, पौधा। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं जर्मिनेशन, यानी अंकुरन। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, देखो एक ही में सब कुछ करा दिया मैंने। तितली के जीवन चक्र में तीसरे चरण को क्या कहा जाता है? आइए मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। स्पेशल तितली के बारे में आप लोग ध्यान रखिए। जैसे तितली का क्या होता है, जो एग होता है ना, अंडा होता है, अंडा होता है। अंडे की जब हैचिंग होती है, अंडे से टूट के एक छोटा सा जो पार्ट निकलता है उसे बोलते हैं लार्वा, लार्वा, ठीक है, जिसे कैटरपिलर के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो पहली स्टेज हो गई इसके, ये दूसरी हो गई। फिर दोस्तों लार्वा आपका थोड़ा डेवलप हो गया, इसके ऊपर से धागे जैसा कुछ बना लेता है, इसको बोलते हैं प्यूपा। ये तीसरी स्टेज हो गई। फिर ये प्यूपा डेवलप होकर पूरी की पूरी एडल्ट वाली तितली बन जाएगी। तो बोला जा रहा है तीसरा चरण, यानी लार्वा के बाद, लार्वा के बाद का तीसरे चरण को क्या बोलते हैं? प्यूपा बोलते हैं।
दोस्तों इसके ऑप्शन गलत टाइप हो गए, ऑप्शन गलत टाइप हो गए, आप तो ध्यान रखेंगे प्यूपा, माफी चाहता हूं, ऑप्शन गलत टाइप हो गए। ठीक है, आ जाओ। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। निम्नलिखित में से जंतुओं का कौन सा समूह बाह्य निषेचन दिखाता है? जैसे ह्यूमन में तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब स्पर्म और एग कहां पर मिल रहे हैं? बॉडी के अंदर मिल रहे हैं, फीमेल बॉडी के अंदर। लेकिन कहीं कहीं पर फीमेल बॉडी से जो एग बनता है और मेल बॉडी से जो स्पर्म बनता है वो बॉडी के बाहर होता है। बताओ बताओ कहां पर होता है? तो एक कमेंट करके बता दो। एक एग्जांपल बताता हूं मैं, फ्रॉग, मेंढक, मेंढक बाहर देते हैं अंडे, फिर भारी फर्टिलाइजेशन होता है, भारी बच्चे बनते हैं। फिश में भी ऐसा देखने को मिलता है। तो आप कमेंट करके बताना, ये होमवर्क है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय करा होगा। तो इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, और 2025 के जो सभी एग्जाम्स के लिए फाउंडेशन बैच आपका शुरू हो चुका है, और इसमें अगर आप चाहे तो कॉम्बो ले सकते हैं, चारों सब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे, निर्माण बैच कॉम्बो, और इसमें जाके बाय नाउ आप लोग करेंगे तो क्लास आप लोगों की चल जाएगी।